चैप्टर 99 लोटस 7 हट। लेकिन किसी पॉइंट पर उसे होश आ जाता है और जो दो पैटर्न्स मर्ज हो रहे थे वो वापस उसकी स्किन के अंदर छुप जाते हैं। ये क्या था? मिस, आप ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए था। वो हल्की सी स्माइल करती है, फिर दोबारा मेरे हाथ से मैजिक आर्टिफैक्ट ले लेती है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आया तो इस फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझ के नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। वो सारे मैजिक आर्टिफैक्ट्स उठाकर अपनी वर्कशॉप के अंदर वापस चली जाती है। ये हार मानना ही नहीं जानती। मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे मैजिक आर्टिफैक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िद्दी है या फिर समझ ही नहीं रही। उसकी लगातार मेहनत और जिद में मुझे अपनी सी एक झलक दिखती है और बिना जाने ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। 3 दिन बाद मुझे सीओ रैन का मैसेज मिलता है। मैं तुम्हें नेदर क्रॉसिंग शिप यूज़ करने दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। मैं तुरंत ये बात चियोंगमुन रियोंग को बता देता हूँ। नेदर क्रॉसिंग शिप? चियोंगमुन रियोंग शॉक हो जाता है और तुरंत साउंड ट्रांसमिशन के थ्रू चियोंगमुन क्लैन हेड को मैसेज भेजता है। और कुछ दिन बाद कुंग चियोंगसिक सिटी में चियोंगमुन क्लैन हेड चियोंगमुन जुंगजिन खुद पधारते हैं 80,000 स्पिरिट स्टोन्स के साथ। क्या ये सच है? सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स देने से उस मशहूर नेदर क्रॉसिंग शिप पर चढ़ने का मौका मिल सकता है? वो स्पिरिट स्टोन से भरा स्टोरेज आर्टिफैक्ट जमीन पर रखते हुए मुझसे और चियोंगमुन रियोंग से पूछता है। मैं सर हिला देता हूँ। हाँ, एक सीनियर जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने एक बार के लिए नेदर क्रॉसिंग शिप पर चढ़ने की इजाज़त दी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये शिप मैड लॉर्ड के साथ हुई बैटल के बाद का रेक है। मुझे पता है, मैड लॉर्ड और ब्लैक गोस्ट वैली की कहानी कल्टीवेशन वर्ल्ड में कौन नहीं जानता। फिर भी मैं नेदर क्रॉसिंग शिप पर चढ़ना चाहता हूँ, भले ही ये टूटी हुई हो। ब्लैक गोस्ट वैली की वो शिप जो समंदरों पर छाई थी, उस पर चढ़ना अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। चियोंगमुन जुंगजिन की आवाज़ में एक्साइटमेंट थी, जो उनके नॉर्मली गंभीर स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। सिर्फ चियोंगमुन जुंगजिन ही नहीं, बल्कि चियोंगमुन रियोंग और बुक हियोंग हुआ भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे। लेजेंडरी आर्टिजन की बनाई हुई रेप्लिका शिप, नेदर क्रॉसिंग शिप को अपनी आंखों से देखना। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ। मैं खुद सीओ रैन के साथ कई बार नेदर क्रॉसिंग शिप में जा चुका हूँ। पिछले जन्म में तो मैंने खुद उसे सेल भी किया था, इसलिए मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन लगता है नेदर क्रॉसिंग शिप की वैल्यू मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं बुक हियोंग हुआ, चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन जुंगजिन के साथ ब्लैक विंड सी की तरफ उड़ता हूँ। बुक जुंग हो अपनी बेटी के साथ आना चाहते थे, लेकिन चियोंगसिक सिटी की जिम्मेदारियों की वजह से वो आसानी से निकल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ हमसे उसकी सेफ्टी का वादा लिया। बस उस डायरेक्शन में चलते रहो, समझा? हम चियोंगमुन जुंगजिन के फ्लाइंग मैजिक आर्टिफैक्ट पर चढ़ते हैं, जो एक शिप के शेप का है, और मैं उन्हें नेदर क्रॉसिंग शिप की तरफ गाइड करता हूँ। बुक मिस ने तो कहा था कि वो चियोंगसिक सिटी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं बुक हियांग हुआ की तरफ देखकर पूछता हूँ। टेक्निकली मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट काम नहीं लेती जिनके लिए महीनों तक बाहर रहना पड़े। सर्विंग कमांड पैलेस जाने में सिर्फ कुछ दिन लगते हैं, इसलिए मैं आ गई। समझा, तुम्हारे पिता ने बताया था कि तुम अपनी माँ की लास्ट विश की वजह से चियोंगसिक सिटी से दूर जाना पसंद नहीं करती। हाँ बिल्कुल। वो अपनी कमर से बंधी जेड कलर्ड नोरी गैस से खेलती हैं। मेरी माँ भी एक आर्टिजन आर्टिफैक्ट थीं। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ पैक्ट किया था। अगर दोनों के बेटे हुए तो स्वोन ब्रदर्स बनाएंगे, अगर बेटियां हुई तो स्वोन सिस्टर्स, और अगर एक बेटा और एक बेटी हुई तो उनकी शादी करा देंगे। समंदरी हवा की तरफ देखते हुए वो उस नोरी गए को देखती रहती हैं। मेरी माँ ने ये मैजिक आर्टिफैक्ट बनाया था। ये पैर में बनाया गया था और उन्होंने कहा था कि दूसरा वाला मेरे डेस्टिन्ड पार्टनर के पास होगा।
माँ की आखिरी विश के हिसाब से मैं चियोन 6 सिटी में ही इंतज़ार करती रही, इसीलिए मुझे शहर छोड़ना पसंद नहीं। समझा। मैं उसकी तरफ मुस्कुराता हूँ। उम्मीद है एक दिन तुम्हारा डेस्टिन्ड पार्टनर तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बुक हियांग हुआ मुस्कुराते हुए उस एक्सेसरी को पकड़ लेती है। कुरुंग कुरुरुंग। कुछ देर बाद चियोंगमुन जुंग जिन का फ्लाइंग आर्टिफैक्ट उस सी एरिया में एंटर करता है जहां नेदर क्रॉसिंग शिप मौजूद है। आगे एक बैरियर होगा, बस उसे तोड़ दो। समझा। चियोंगमुन जुंग जिन आसपास देखता है, फिर बिल्कुल सही जगह पर आर्टिफैक्ट को स्टीयर करता है और सीधा बैरियर की तरफ उड़ा देता है। कूं! फ्लाइंग आर्टिफैक्ट हवा से टकराता है जैसे किसी सॉलिड चीज से, और हम बैरियर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये एक बड़ा घोस्ट है। बड़ा घोस्ट आ गया। बैरियर के अंदर के घोस्ट्स फिर से मुझे बिग घोस्ट कहकर चीखने लगते हैं, इधर उधर उछलते हैं, लेकिन चियोंगमुन जुंग जिन की प्रेजेंस की वजह से पास आने की हिम्मत नहीं करते। कई लेयर्स क्रॉस करने के बाद हम आखिरी बैरियर तोड़कर फाइनली नेदर क्रॉसिंग शिप के सामने पहुंच जाते हैं। चक! वाओ! क्या वही नेदर क्रॉसिंग शिप है? हो, ये ब्लैक गोस्ट वैली वाली शिप, लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन के मास्टरपीस की रेप्लिका। नेदर क्रॉसिंग शिप के ऊपर एक शख्स खड़ा होता है। सॉन्ग जिन! वो सॉन्ग जिन ही है, कोर फॉर्मेशन की ऑरा छोड़ता हुआ, जैसे हमारा स्वागत कर रहा हो। चैप्टर 99 लोटस 7 कंटिन्यूड। सॉन्गजिन की ऑरा महसूस करते ही चोंगमुन जंगजिन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो ऑरा उनसे भी ज्यादा पावरफुल थी, कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज की। प्रणाम एल्डर सॉन्गजिन, डाओइस्ट सोरान कहाँ है? वो मेरी इंस्ट्रक्शन पर गहरे समुद्र में यिन एनर्जी और घोस्टली एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी वो डेप्थ्स में यिन एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। समझा। मुझे जवाब देने के बाद सॉन्गजिन का ध्यान चोंगमुन जंगजिन के हाथ में पकड़े स्पिरिट स्टोन बॉक्स पर चला जाता है। नेदर क्रॉसिंग शिप को एक बार लॉन्च करने के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं, एक बार स्पेशल ट्रैवल के लिए और 10,000, टोटल 20,000। वापस आने के लिए फिर से 20,000 और ब्लैक घोस्ट वैली के नेदर क्रॉसिंग शिप पर चढ़ने का प्रिविलेज कॉस्ट और 20,000 स्पिरिट स्टोन्स। टोटल 60,000 स्पिरिट स्टोन्स। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट थी। ये क्या? मैं समझता हूँ। मैं विरोध करने वाला था, लेकिन चोंगमुन जंगजिन ने सिर्फ सर हिलाया और पूरे 60,000 स्पिरिट स्टोन सॉन्गजिन को दे दिए। ये जूनियर महान ब्लैक घोस्ट वैली के एल्डर को ये स्पिरिट स्टोन्स अर्पित करता है। अच्छा, काफी तमीज़दार हो। उस लुटेरे की तरह नहीं जो बिना बात के नेदर क्रॉसिंग शिप मांग रहा था। तुम्हारा लेवल अलग है। चोंगमुन जंगजिन थोड़ा कंफ्यूज लगता है और मैं सॉन्गजिन की नज़र से बचने के लिए साइड देख लेता हूँ। तुम चोंगमुन क्लैन से हो? अगर तुम चांगहो के वंशज हो तो बात समझ आती है। वैसे भी मुझे चांगहो का कर्ज चुकाना है। मैं 2,000 स्पिरिट स्टोन्स कम कर देता हूँ। चोंगमुन क्लैन के एम्ब्लेम को देखकर सॉन्गजिन 60,000 में से 2,000 स्पिरिट स्टोन्स वापस कर देता है। धन्यवाद एल्डर। ठीक है, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? हम सर्विंग कमांड पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं। सर्विंग कमांड पैलेस? अभी उसके खुलने का समय नहीं है। नेसेंट सोल के लेट स्टेज के बिना वहाँ की प्रोहिबिशन तोड़ना मुमकिन नहीं। इसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास तरीका है। मैं बैरियर ब्रेकिंग स्क्रोल निकालता हूँ और सॉन्गजिन सर हिला देता है। अगर तुम कहते हो तो चलो फिर। सॉन्गजिन स्पिरिट स्टोन्स लेकर नेदर क्रॉसिंग शिप के स्टीयरिंग व्हील के पास चढ़ जाता है। खुक खुक खुक। जैसे ही सॉन्गजिन स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है, हजारों स्पिरिट स्टोन्स में भरी स्पिरिट एनर्जी बहने लगती है। पाट! स्पिरिट एनर्जी नेदर क्रॉसिंग शिप के अंदर खींच ली जाती है, घोस्टली एनर्जी में बदलकर शिप के रिजर्व्स भर देती है। नेदर क्रॉसिंग शिप कांपने लगता है और उसके आसपास यिन विंड जमा होने लगती है। यिन विंड से ढकी हुई ये विशाल और टूटा फूटा शिप धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। चोंगमुन जंगजिन और चोंगमुन रियोंग बो पर खड़े होकर हैरानी से देख रहे होते हैं, जबकि बुक यांगहा हर कोने को क्यूरियोसिटी से देख रही होती है। हम निकल रहे हैं। पाट!
पार्ट। नेदर क्रॉसिंग शिप हवा के बवंडर में लपेटकर स्पेस के बीच के वॉइड में प्रवेश कर जाता है। सूश। कुछ देर बाद हम फिर से रियलिटी में उभर आते हैं, शेंगजी के वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस के ऊपर। स्पेस के थ्रू स्पेशल ट्रांसमिशन। देखते हैं सर्विंग कमांड पैलेस के कोऑर्डिनेट्स यहीं कहीं होने चाहिए। सॉन्गजिन हेल्म पकड़े आसपास देखता है और फिर से वॉइड के बीच में घुस जाता है। पार्ट। हम फिर से स्पेस के आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं। वहां वॉइड में तैरता हुआ एक विशाल सिलिंड्रिकल पैलेस दिखाई देता है। हम सर्विंग कमांड पैलेस पहुंच गए हैं। इतनी जल्दी? क्या यही नेदर क्रॉसिंग शिप की ताकत है? चोंगमुन जंगजिन और चोंगमुन रियोंग दोनों ही शिप की स्पीड देखकर दंग रह जाते हैं। मैं और देखना चाहती हूँ। बुक यांगभा थोड़ी निराश लगती है कि वो नेदर क्रॉसिंग शिप को और एक्सप्लोर नहीं कर पाई। चलो अब सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर चलते हैं। हाँ, अफसोस को है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसका चेहरा पहले उदास था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सर्विंग कमांड पैलेस पर पड़ती है, एक्साइटमेंट फिर से चमक उठती है। मैं नेदर क्रॉसिंग शिप को सर्विंग कमांड पैलेस के पास 4 दिन के लिए एंकर कर दूंगा। अगर तुम उस टाइम के अंदर वापस नहीं आए तो मैं बिना तुम्हारे चला जाऊंगा, इसीलिए अपना टाइम ध्यान से मैनेज करना। समझा। चोंगमुन जंगजिन गंभीरता से सर हिलाता है और मैं स्क्रोल निकाल लेता हूँ। पार्ट। सर्विंग कमांड पैलेस की आउटर वॉल पर बनी सुनहरी प्रोहिबिशन टूट जाती है। चोंगमुन जंगजिन तुरंत अपनी मुट्ठी उठाता है और पैलेस की आउटर वॉल पर वार करता है। कूम। हरा रंग चमकता है और सर्विंग कमांड पैलेस की आउटर वॉल में एक बड़ा सा रास्ता खुल जाता है। हम उस नए बने हुए पैसेज से सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर प्रवेश करते हैं। वाओ! अंदर घुसते ही बुक यांगभा हैरानी से बोल उठती है। क्या हुआ? आउटर वॉल के अंदर बस एक कॉरिडोर ही है। हाँ, स्पेशल कंप्रेशन की वजह से ये कॉरिडोर काफ़ी विशाल है, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल रास्ता ही लगता है। फिर भी शायद उसकी नज़र किसी और चीज़ पर टिक गई थी। ये बहुत खूबसूरत है। ची। वो सर्विंग कमांड पैलेस की दीवारों को छूती है। वहाँ बहते हुए सुनहरे पैटर्न्स और बहुत ही फाइनली डिटेल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी सर्किट्स, उसकी आंखों में पूरा जादू छाया हुआ था। ये वही है जो लेजेंडरी आर्टिजन ने बनाया था। वो धीरे से सर्विंग कमांड पैलेस की दीवारों पर हाथ फेरती है। चैप्टर 99 लोटस 7 इंग्लिश वर्जन। उसे कुछ देर तक देखने के बाद चोंगमुन रियोंग, चोंगमुन जंगजिन और मैं आपस में बात करते हैं। क्या तुम हमें उस जगह ले जा सकते हो जहां लॉन्जेविटी फ्रूट होने की बात कही जाती है? हाँ, मैं ले चलता हूँ। मैं सबको सर्विंग कमांड पैलेस के फर्स्ट फ्लोर के बोटैनिकल गार्डन की तरफ ले जाता हूँ। वी। हरी रंग की रोशनी से भरे आर्बोरेटम के बीचों बीच एक जवान लॉन्जेविटी ट्री खड़ा है, जिसके ऊपर एक लगभग पक चुका लॉन्जेविटी फ्रूट लटक रहा है। ओह, तो यही है लॉन्जेविटी फ्रूट। क्लैनहेड, इसे तोड़ना मत। इस हाल में ये फल 1 साल भी जिंदगी नहीं बढ़ा पाएगा, 100 साल तो दूर की बात है। मुझे पता है चोंगमुन रियोंग, बस थोड़ी देर के लिए लालच आ गया था। लॉन्जेविटी फ्रूट को देखकर जो चोंगमुन जंगजिन ट्रांस में चला गया था, उसकी नज़र फिर पेड़ पर लगे कुछ और फूलों पर पड़ती है। तुमने जो फॉर्मेशन का जिक्र किया था, अगर वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ ये लॉन्जेविटी फ्रूट ही नहीं, बल्कि बाकी फूल भी खिलकर लॉन्जेविटी फ्रूट बना सकते हैं, सही है? अगर फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो मुमकिन है। अच्छा, तो इन 4 दिनों में चोंगमुन रियोंग और कल्टिवेटर सेओ, तुम दोनों सर्विंग कमांड पैलेस के एनवायरनमेंट का स्टडी करो और फॉर्मेशन लेआउट तैयार करो। आर्टिफैक्ट आर्टिजन फॉर्मेशन के आर्टिफैक्ट्स का प्लान बनाएगी, और मैं जब यहाँ आया ही हूँ तो अपर फ्लोर्स एक्सप्लोर कर लूँगा। ये कहकर वो सर्विंग कमांड पैलेस के 2nd फ्लोर की तरफ जाने वाले दरवाजे की ओर उड़ जाता है। मैं लॉन्जेविटी फ्रूट और लॉन्जेविटी ट्री को सेंटर में रखकर रिसर्च करूँगा। आसपास की ड्रैगन वेन्स का स्टडी करके फॉर्मेशन का ड्राफ्ट बनाऊँगा। डाओइस्ट सेओ, तुम आर्बोरेटम के बाहर का सर्वे करो और फॉर्मेशन का एक्सटर्नल हिस्सा प्लान करो। समझा।
फिर मैं भी इधर उधर घूमकर सर्विंग कमांड पैलेस का स्टडी करता हूँ। च्योंगमन रियोंग लॉन्जेविटी ट्री के आसपास नाप तौल शुरू कर देता है और फॉर्मेशन का लेआउट बनाने लगता है, जबकि मैं सर्विंग कमांड पैलेस के फर्स्ट फ्लोर के आउटस्कर्ट्स में घूमकर एक्सटर्नल फॉर्मेशन प्लान करता हूँ, जो च्योंगमन रियोंग के इंटरनल फॉर्मेशन को सपोर्ट करे। बुख्यांग हवा मेरे साथ साथ चलती रहती है, पैलेस के हर कोने को ध्यान से देखते हुए। ये जगह सच में अद्भुत है। मुझे इतना शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए धन्यवाद। वो अपने आर्टिफैक्ट बॉक्स से एक छोटा सा टूल निकालती है और सर्विंग कमांड पैलेस की दीवारों और उनके अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी सर्किट्स का एनालिसिस शुरू कर देती है। जलक्रक। दीवार का एक हिस्सा तुरंत डिसमेंटल हो जाता है और अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी सर्किट्स दिखने लगते हैं। बुख्यांग धावा कई तरह के अनजाने डिवाइसेस निकालकर सर्किट्स को खोलने और स्टडी करने लगती है। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी अपनी वजह से है। और क्या तुमने पहले मुझे और मेरे कंपेनियन को पानी नहीं दिया था? मेरी बात सुनकर वो रुक जाती है और मेरी तरफ देखती है। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैं इतने सारे डेजर्ट ट्रैवलर्स को पानी देती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि आप कौन थे। कोई बात नहीं, उस दिन तो आपकी दया ने हमें बचा लिया था। आप हमेशा से ही दिल की बहुत अच्छी रही हैं। मैं ड्रैगन वेन्स ऑब्जर्व करते हुए फॉर्मेशन प्लानिंग जारी रखता हूँ और बुख्यांग हवा अलग अलग हिस्सों का स्टडी करके अपनी नोटबुक में नोट करती जाती है। वो जो दीवारें डिसमेंटल करती है, थोड़ी देर बाद खुद ही रिपेयर हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। बुख्यांग हवा सेल्फ रिपेयर प्रोसेस को भी बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लेती है। फिर हम एक अलग इलाके में पहुंचते हैं। जोल्ट। बुख्यांग हवा अचानक कांप उठती है। उसकी नज़र के सामने मैड लॉर्ड के पपेट्स के बचे खुचे अवशेष पड़े होते हैं। ये क्या हो सकते हैं? वो कांपते हुए उन अवशेषों के पास जाती है। वो सब टूटे फूटे टुकड़े हैं, लेकिन उसकी आंखों में वो सिर्फ कचरा नहीं लगते। मैड लॉर्ड के पपेट्स। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से डेब्री के पास दौड़ती है, उन्हें छेड़ती है, फाड़ती है और बिना सोचे समझे अपनी मैजिक आर्टिफैक्ट बैग में भरने लगती है। कितनी जोरदार रिएक्शन है! आर्टिफैक्ट आर्टिजन्स के लिए मैड लॉर्ड उनके प्रोफेशन के शिखर पर खड़ा एक नाम है। और ऊपर से वन पैटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैटर्न लॉर्ड टैलेंट, बुख्यांग हवा से भी ज़्यादा टैलेंटेड। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी एक्साइटेड हो रही है। क्या मैड लॉर्ड के पपेट्स तुम्हारे लिए इतने मददगार साबित हो रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल, उसके टूटे हुए टुकड़े भी पढ़ाई के लायक अनमोल आर्टिफैक्ट्स हैं। बुख्यांग हवा पहले अपने इक्विपमेंट से पपेट्स को डाइसेक्ट कर रही थी, लेकिन अचानक वो एक गहरी सांस लेती है। बस अफसोस है कि ज़्यादा पार्ट्स बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं। जितने हो सके उतने रेमिनेंट्स ले जाना हेल्पफुल है, लेकिन अगर एक भी पपेट थोड़ा सा इंटैक्ट होता। इंटैक्ट रिमेन्स की बात कर रही हो? मुझे अचानक एक याद आता है, एक पपेट जो मैंने पहले सर्विंग कमांड पैलेस में घूमते हुए देखा था। हाँ, एक काफ़ी इंटैक्ट पपेट था। मिस, मेरे साथ आइए, मुझे पता है एक इंटैक्ट पपेट कहाँ मिलेगा। सच में? उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठता है। मैं उसे उस जगह ले जाता हूँ जहाँ मैं पहले आ चुका था, और वहाँ बिल्कुल पहले की तरह वो पपेट मौजूद होता है। एक शहद की मक्खी जैसा पपेट जो इंसान के धड़ के साइज का है, काफ़ी हद तक इंटैक्ट। बुख्यांग हवा के हाथ हल्के से कांप जाते हैं। मैं उसकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। वो तुरंत बी पपेट को तोड़ने नहीं लगती, बल्कि पहले उसे हाथों में पकड़कर ध्यान से देखने लगती है। अंदर सर्किट्स थोड़े डैमेज्ड लग रहे हैं, बाहरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, और थोड़े बहुत नुकसान के अलावा इंटरनल पार्ट्स ज़्यादातर ठीक हैं। ये तो बुख्यांग हवा के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। थोड़ी सी मरम्मत के साथ ये दोबारा यूजेबल हो सकता है। ओह! बुख्यांग हवा खुशी से भरी हुई उस पपेट को बहुत संभाल कर अपनी स्टोरेज बैग में रख लेती है। सच में, ये जगह तो एक ट्रेजर ट्रोव है। ट्रेजर ट्रोव? बिल्कुल। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब मुझे लगा था कि यहाँ कुछ खास नहीं है। Chapter 99 Lotus 7 Continued
फर्स्ट फ्लोर पर उग रहा इकलौता लॉन्जेविटी फ्रूट ही पहले मेरी सारी उम्मीद का सहारा था, लेकिन लगता है उस जैसे किसी के लिए ये पूरी जगह ही एक ट्रेजर ट्रोव बन सकती है। वैसे भी मिस जैसे किसी के लिए ये जगह काफ़ी फायदेमंद है। सच कहूँ तो मुझे तो पहले ये पपेट के बचे खुचे टुकड़े सिर्फ कचरा ही लगते थे। ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। बोलते हुए वो आसपास के रेमनेंट्स इकट्ठा करती रहती है। जिनको ज़रूरत नहीं होती उनके लिए ये सिर्फ कूड़ा होता है, लेकिन मैं अलग सोचती हूँ। बुक यांगहुआ ज़मीन से एक छोटा प्लेट जैसा ऑब्जेक्ट उठाती है जिसके ऊपर अनेक स्पिरिचुअल सर्किट्स बने हुए हैं। साधारण सा डेब्री या कचरा भी अगर किसी कनेक्शन वाले के हाथ लग जाए तो वो ट्रेजर बन जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कनेक्शन वाले के हाथ में? मेरा मानना है कि कोई चीज़ कचरा है या नहीं, ये उसकी किस्मत और कनेक्शन पर डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया में असली में कचरा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी तक अपने डेस्टिन्ड पर्पस या कनेक्शन से मिली नहीं होती, और कुछ होती हैं जो मिल चुकी होती हैं। उसकी किस्मत पर सोच मुझे चुपचाप इम्प्रेस कर जाती है। किस्मत को देखने का एक नज़रिया जो मेरे से बिल्कुल अलग है। मैं तो इसे बस एक चीज़ समझता था जिससे बचना है, लेकिन ये भी एक नज़रिया है। सिर्फ बचने वाली चीज़ नहीं, बल्कि खुद में वैल्यू देने वाली चीज़। फेट, हाँ? मैं किस्मत के बारे में गहरी सोच में डूब ही रहा था कि ये हिस्सा अभी तक सेल्फ रिपेयर क्यों नहीं हुआ? वो पपेट की रेमनेंट्स अपनी स्टोरेज बैग में रख चुकी होती है और अब पीछे की आउटर वॉल को देख रही होती है। दीवार पर एक छोटा सा घाव है जहाँ कई स्पिरिचुअल सर्किट्स दिख रहे हैं, लेकिन वो अभी तक खुद से रिपेयर नहीं हुए। सर्विंग कमांड पैलेस में तो ऑटो रिपेयर फंक्शन होना चाहिए, फिर ये हिस्सा क्यों? बुक यांगहुआ अपने टूल से उस जगह को डिसमेंटल करना शुरू करती है। तभी क्रीक, उसके पीछे एक छोटा सा हिडन कंपार्टमेंट खुल जाता है और साथ ही एक छोटा हिडन वेपन बाहर उछलकर निकल आता है। ट्रैप मैकेनिज्म, क्लैंग। मैं तुरंत आगे बढ़कर उस हिडन वेपन को डिफ्लेक्ट कर देता हूँ। आह! क्या आप ठीक हो मिस? मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका होता है। उप्स! जब मैं पीछे से आए वेपन को रोकने के लिए लपका तो उसके शॉक वेव से वो थोड़ी आगे झुक गई और उसका टूल सर्विंग कमांड पैलेस के एक स्पिरिचुअल सर्किट में गहराई तक घुस गया। लगता है मैंने कुछ गलत एक्टिवेट कर दिया है। क्या ये सीरियस है? इतना सीरियस नहीं, लेकिन ये सर्विंग कमांड पैलेस के कुछ हिडन फंक्शन जैसा लगता है। रंबल शायद एक्टिवेट हो गया है। ओह! अचानक एक अजीब सा प्रेशर पूरे सर्विंग कमांड पैलेस को लपेट लेता है। ये प्रेशर घूमता हुआ मेरे पूरे शरीर के हर कोने में मौजूद स्पिरिचुअल फोर्स को कंप्रेस कर देता है। ये तो मेरी स्पिरिचुअल पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और मेरी कल्टीवेशन ची बिल्डिंग के अर्ली स्टेज से सीधा ची रिफाइनिंग के अर्ली स्टेज पर गिर जाती है। बुक यांगहुआ की तरफ देखता हूँ तो उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल पावर लगभग सूख चुकी होती है और वो लगभग एक मॉर्टल की हालत में आ जाती है। क्या सबकी कल्टीवेशन एक रेल्म कम हो गई है? इसके रेंज को देखकर लगता है कि पूरा सर्विंग कमांड पैलेस ही कुछ देर के लिए इस स्टेट में आ गया है। चंगमुन क्लान के क्लैन हेड चंगमुन जंगजिन, जो कोर फॉर्मेशन रेल्म में है, अब शायद ची बिल्डिंग तक रिस्ट्रिक्ट हो गए होंगे और चंगमुन रियंग पर भी मुझ जैसा ही असर हुआ होगा। लगता है मैंने गलती से सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर कोई रिस्ट्रेंट एक्टिवेट कर दिया है। मिस, मुझे माफ़ कीजिए, आपको धक्का देना मेरी गलती थी। नहीं, मेरी गलती है। मैं बिना सोचे समझे सर्विंग कमांड पैलेस की दीवारों से छेड़छाड़ कर रही थी। मैं इसे वापस पहले जैसा करने की कोशिश करती हूँ। वो जल्दी से अपना लंबा टूल फिर से दीवार में डाल देती है, सर्किट्स को ठीक करने की कोशिश करते हुए। तभी मेरी नज़र किसी और चीज़ पर पड़ती है। ये क्या है? सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर मैड लॉर्ड के पपेट्स के डेब्री और पुराने हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स के बचे खुचे अवशेषों के बीच गार्डियन स्टोन स्टैच्यूज में हरकत होने लगती है।
क्रीक क्रीक। वो स्टैचूज धीरे धीरे खुद को रिपेयर कर रहे होते हैं और हवा में उठने लगते हैं। क्या ये रिस्ट्रेंट का असर है? लगता तो ऐसा ही है। जैसे ही ये प्रेशर शुरू हुआ, स्पिरिचुअल एनर्जी इन गार्डियन स्टैचूज के अंदर वापस बहने लगी है। मिस, क्या ये रिस्ट्रेंट पूरी तरह से अंडू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मुझे बस सर्किट्स रीसेट करने हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। समझा। मैं उठते हुए गार्डियन स्टैचूज की एनर्जी को महसूस करता हूँ। अभी ये ची रिफाइनिंग के अर्ली स्टेज पर लग रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि अभी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ये अपनी असली ताकत वापस पा लेंगे, जैसे जैसे अपना डैमेज्ड बॉडी रिपेयर करते रहेंगे। मैं अपनी खुद की कंडीशन चेक करता हूँ। वूंग। मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है और मुश्किल से मूव हो रही है, लेकिन मेरी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल ठीक तरह से बह रही है। जब मैं गैंग स्फीयर बनाना ट्राई करता हूँ तो वो बिना किसी दिक्कत के बन जाता है। मेरी मार्शल स्किल्स स्पिरिचुअल पावर की रिस्ट्रिक्शन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई हैं। ट्रांसलेटर नोट्स, ASDF, डैंग हिशकान, यम और IDKM8 के एक्स्ट्रा डोनेशन चैप्टर के लिए शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। एक और चैप्टर आने वाला है। चैप्टर 100 लोटस 8। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड निकालकर स्टैचूज को स्वीप करने ही वाला था, लेकिन अचानक मुझे अपने पीछे भुखयांगवा का ख्याल आ गया। वो सर्किट्स रिपेयर कर रही थीं। इन्हें मैं इजीली स्वीप कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसने लापरवाही में चेंगमुन रियोंग या चेंगमुन जुनजिन को बता दिया तो? मुझे पहले ही चेंगमुन जुनजिन के मुंह से डाओइस्ट शब्द सुनाई देने लगता है और चेंगमुन रियोंग को सीनियर कहते हुए इमेजिन कर लेता हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड निकालने से खुद को रोक लेता हूँ और सिर्फ हवा में गैंगची ओवरले करता हूँ। वूंग। क्योंकि ची रिफाइनिंग लेवल के पपेट्स के लिए 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन काफ़ी होना चाहिए। क्वांग। मैं हवा में गैंगची लपेटकर सामने के स्टैचूज पर जोर से वार करता हूँ। स्टैचूज थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए होते, गैंगची उन्हें सीधा उड़ा देता है। वूंग। लेकिन जैसे ही वो टूटकर गिरते हैं, उनके टुकड़े हल्की सी रोशनी में लपेट जाते हैं और फिर से ऑटो रिपेयर शुरू हो जाता है। उम्मीद है चेंगमुन जुनजिन और चेंगमुन रियोंग ठीक होंगे। रियल्म एक कम होने वाली रिस्ट्रेन के बावजूद चेंगमुन जुनजिन अभी भी की बिल्डिंग में होंगे, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन चेंगमुन रियोंग की रिफाइनिंग तक गिर चुका होगा। मिस भुक, ये रिस्ट्रेंट पूरी तरह हटने में और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा सा। पांट। ये हिस्सा रिपेयर कर दूं तो हो जाएगा। जैसे ही वो पिक जैसा टूल यूज करके सर्किट को एडजस्ट करती है, सर्किट चमक उठता है और वो दबाव भरी प्रेशर हवा में घुलकर गायब हो जाता है। साथ ही सर्विंग कमांड पैलेस के गार्डियन स्टैचूज जो खुद को रिपेयर कर रहे होते हैं, फिर से ढहकर खंडर बन जाते हैं। फ्यू, फाइनली हो गया। आपने बहुत मेहनत की मिस, आप सच में लाजवाब हो। अरे नहीं, ये गोल्डन ऑर्डर बस टेम्परेरीली एक्टिवेट हुआ था, वैसे भी थोड़ी देर में खुद ही डिसिपेट हो जाता। मैंने सिर्फ प्रोसेस तेज कर दिया। भुखयांगवा अपने टूल्स समेटने लगती है और माथे से पसीना पोंछती है। मिस भुक, आप यहीं थोड़ी देर रुकिए, मैं चेक करता हूँ कि चेंगमुन रियोंग ठीक है या नहीं। जी, प्लीज़ जाकर देखिए। वो बिना झिझक मान जाती है और मैं उड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर आर्बोरेटम की तरफ चला जाता हूँ, जहाँ चेंगमुन रियोंग होने चाहिए। आर्बोरेटम के बीच में चेंगमुन रियोंग एक बड़े फॉर्मेशन के अंदर खड़ा होता है। आसपास से वुड एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा होता है। फॉर्मेशन के बाहर गार्डियन स्टैचूज के टूटे हुए अवशेष पड़े होते हैं। कल्टिवेटर चेंगमुन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी वुड एट्रीब्यूट की है और क्योंकि ड्रैगन वेन्स पहले ही इन्वेस्टिगेट कर ली थी, मैं इसे फॉर्मेशन में खींचकर स्पेल्स यूज कर पाया। लगता है रिस्ट्रेंट चेंगमुन रियोंग के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं बनी। अभी जो हुआ वो असल में था क्या? अच्छा है कि आप सेफ हैं। अभी जो हुआ वो खुगुगुगुगुगुगु।
आर्बोरेटम के एक साइड से जोर की आवाज आती है और चेंगमुन जुनजिन फ्लाइंग एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए पहुंच जाते हैं। अभी ये सब क्या था? क्लैन हेड। चेंगमुन रियोंग उनकी तरफ देखता है। मैं पूरी सिचुएशन चेंगमुन जुनजिन को समझा देता हूं। तो ये सब उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैटर्न लॉ टैलेंट की वजह से हुआ जो सर्विंग कमांड पैलेस के सर्किट से छेड़छाड़ कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। मेरी बात सुनने के बाद चेंगमुन जुनजिन कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, वो अभी कहाँ है? अभी सर्विंग कमांड पैलेस के आउटस्कर्ट्स में है। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे कुछ वेरीफाई करना है। मैं चेंगमुन जुनजिन को वापस भुखयांगवा के पास ले जाता हूँ। क्लैन हेड, आप यहाँ कैसे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने सुना है तुम्हारी वजह से सर्विंग कमांड पैलेस में ये फिनोमिनन हुआ। हाँ, ये सच है। चेंगमुन जुनजिन अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीर स्वर में बोलता है। जब ये फिनोमिनन हुआ, मैं सर्विंग कमांड पैलेस के अपर फ्लोर्स एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे कुछ अजीब दिखा। अजीब? हाँ, टॉप फ्लोर पर एक विचित्र बैरियर खुद को रिवील करता हुआ दिखा। लगता है सर्विंग कमांड पैलेस के अंदर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ स्पेशल रिस्ट्रेंट एक्टिवेट होने पर ही सामने आती है। चेंगमुन जुनजिन फिर भुखयांगवा से पूछता है, क्या तुम वो फिनोमिनन दोबारा ट्रिगर कर सकती हो? हाँ, मुमकिन है। फिर तुम्हें मेरे सिग्नल पर तुरंत ट्रिगर करना होगा। जी, कोई दिक्कत नहीं। वो डिटेल में समझाने लगती है। जो रिस्ट्रेंट मैंने ट्रिगर किया था वो सर्विंग कमांड पैलेस के मेन गोल्डन ऑर्डर्स में से एक लगता है, जो पूरे स्ट्रक्चर का एक्सिस बनाता है। उसकी कंडीशन देखकर लगता है कि कम से कम 3 और ऐसे गोल्डन ऑर्डर्स मौजूद हैं। ये एक्सिस पूरे सर्विंग कमांड पैलेस में फैले हैं और पैलेस का हर फ्लोर इन्हीं एक्सिस के साथ बना है। अगर मैं क्लैन हेड के साथ टॉप फ्लोर पर जाकर उस ऑर्डर को दोबारा ट्रिगर करूं तो काम हो जाना चाहिए। समझा। और तुम? वो मेरी तरफ देखता है। तुम भी साथ चलो। एक्सटर्नल फॉर्मेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो रियोंग वाली फॉर्मेशन जितनी क्रिटिकल नहीं। आर्टिफैक्ट आर्टिसन की प्रोटेक्शन तुम संभालना। लगता है ऑर्डर एक्टिवेट होते ही गार्डियन स्टैचूज फिर से चलने लगेंगे। समझा। चेंगमुन जुनजिन ने जो बैरियर डिस्कवर किया है उसके बारे में मैं भी काफ़ी क्यूरियस हो जाता हूँ, इसलिए बिना किसी शिकायत के उनके साथ चल पड़ता हूँ। चेंगमुन जुनजिन और भुखयांगवा के साथ हम सर्विंग कमांड पैलेस के टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। भुखयांगवा टॉप फ्लोर के एक्सिस के पास जाकर वहाँ की दीवार डिसमेंटल करना शुरू करती है। टॉप फ्लोर बाकी फ्लोर्स के मुकाबले थोड़ा छोटा है, इवन स्पेशल कंप्रेशन के हिसाब से, इसलिए मेन डोर से ही मैं चेंगमुन जुनजिन को देख सकता हूँ। वो सर्विंग कमांड पैलेस के बिल्कुल सेंटर में खड़े जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। मुझे लगा था यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है मैं गलत था। शुरू करो। चेंगमुन जुनजिन अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ गरजता है। उसकी आवाज़ सुनते ही भुखयांगवा अपना काम शुरू कर देती है। चैप्टर 100 लोटस 8 गिंग। जैसे ही भुखयांगवा सर्किट के साथ छेड़छाड़ करती है, एक अजीब सा प्रेशर पूरे एरिया में फैल जाता है, स्पिरिचुअल पावर को जोर से कंप्रेस करता हुआ। और तभी पार्ट सर्विंग कमांड पैलेस के टॉप फ्लोर के बीचों बीच जहां चेओंगमुन जुंगजिन खड़ा इंतजार कर रहा था, उस जगह के ऊपर एक तेज सफ़ेद रोशनी फूट पड़ती है और एक छुपा हुआ बैरियर सामने आ जाता है। ये क्या है? मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ और ध्यान से उस बैरियर को देखने लगता हूँ। पहले मेरी डीमन सेंसेस के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, लेकिन अब ये बैरियर अचानक प्रकट हो गया। क्या मेरी परसेप्शन कमज़ोर है या फिर सर्विंग कमांड पैलेस का निर्माण करने वाला आर्टिजन इतना महान था? समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, इस बार जो बैरियर सामने आया है वो बहुत ही विशाल है, बहुत घनी स्पेशल फ्लक्चुएशन। इस बैरियर के अंदर स्पेस फिर से कंप्रेस हो रहा है। अगर हम इसमें घुसे तो एक और जगह प्रकट होगी। तभी चेओंगमुन जुंगजिन जो बैरियर को देख रहा था, अचानक उसके एक कमज़ोर पॉइंट की तरफ पंच मार देता है। क्वांग! लेकिन बैरियर सिर्फ जोर से कांपता है और गरजता है,
और कुछ भी नहीं होता। दूर से मुझे लगता है वो कुछ बड़बड़ा रहा है। आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके होठों की हरकत देखकर लगता है जैसे वो कह रहा हो कि बिल्डिंग की ताकत भी इसे तोड़ नहीं पा रही। च्योंगमुन जुंगजिन बैरियर का और ऑब्जर्वेशन करता रहता है और मैं उन गार्डियन स्टोन स्टैचूज़ को तोड़ता रहता हूँ जो हमारी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लगभग 1 घंटा बीत जाता है और गोल्डन ऑर्डर अपने आप शांत हो जाता है। जैसे ही ऑर्डर खत्म होता है, बैरियर भी गायब हो जाता है। च्योंगमुन जुंगजिन वापस हमारे पास उड़कर आता है। तुम सबका शुक्रिया। अभी के लिए नीचे के फ्लोर्स पर वापस जाओ। बचा हुआ समय फॉर्मेशंस और मैजिक आर्टिफैक्ट्स पर काम करते हुए बिताओ। वो उस जगह की तरफ देखता है जहां बैरियर दिखा था और धीरे से कहता है, मैं अगले कुछ दिन यहीं एनर्जी इकट्ठी करूंगा। की बिल्डिंग की ताकत से बैरियर नहीं टूटा, लेकिन अगर कुछ दिन तक एनर्जी जमा करके च्योंगमुन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक के साथ एक साथ रिलीज करूं, तो शायद कुछ पल के लिए कोर फॉर्मेशन लेवल के अटैक के बराबर हो जाए। समझा? हम सब सिर हिलाते हैं और वापस सर्विंग कमांड पैलेस के अलग अलग हिस्सों का इंस्पेक्शन शुरू कर देते हैं, फॉर्मेशंस के डायग्राम्स बनाते हुए। इसी बीच हम तीनों फॉर्मेशंस पर मीटिंग भी करते रहते हैं और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब तक मैंने सराउंडिंग एरिया का बेसिक इन्वेस्टिगेशन और इनर फॉर्मेशन का कंसेप्चुअल डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। एक्सटर्नल फॉर्मेशन भी डिज़ाइन हो चुकी है। ये कल्टिवेटर च्योंगमुन के इनर फॉर्मेशन को परफेक्टली सपोर्ट करेगी। मैंने भी ऐसे मैजिक आर्टिफैक्ट्स कंसेप्चुलाइज कर लिए हैं जो सर्विंग कमांड पैलेस के साथ जुड़कर फॉर्मेशन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। किसी तरह हमने इतने कम समय में सारा काम पूरा कर लिया। अब हमें चियोनसेक सिटी वापस जाकर फॉर्मेशन की रिपोर्ट देनी होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे और मैजिक आर्टिफैक्ट्स एक्सटर्नल फॉर्मेशन और इनर फॉर्मेशन के बीच का कनेक्शन दोबारा अलाइन करना होगा। और च्योंगमुन रियोंग ऊपर की तरफ देखता है। क्या ये सच है कि क्लैन हेड टॉप फ्लोर के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। गोल्डन ऑर्डर से डायरेक्टली जुड़ी हुई बैरियर को तोड़ना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, खासकर इतनी पुरानी रेलिक जैसे सर्विंग कमांड पैलेस में। वो थोड़ा सा चिंतित लगता है। अगर बैरियर का एनालिसिस मुझे दिया गया होता तो मैं जल्दी कर लेता। शायद क्लैन हेड के लिए लॉन्जेविटी फ्रूट और लॉन्जेविटी ट्री फॉर्मेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं भी ऊपर देखते हुए कहता हूँ, लॉन्जेविटी फ्रूट क्लैन हेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ देर बाद च्योंगमुन रियोंग भौहें से कोड़ लेता है। ये ठीक नहीं लग रहा। मुझे खुद ऊपर जाकर देखना होगा। समय कम है, 1 दिन से भी कम, लेकिन फिर भी बैरियर का एनालिसिस ज़रूरी है। अगर क्लैन हेड गलती से पैलेस के और गोल्डन ऑर्डर्स एक्टिवेट कर बैठें। ये कहकर वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। बुकयांग हुआ और मैं भी उसके साथ टॉप फ्लोर की तरफ जाते हैं। टॉप फ्लोर पर च्योंगमुन जुंगजिन वहाँ पहले से मौजूद अपनी दाहिनी मुट्ठी में स्पिरिचुअल पावर भरता हुआ इंतजार कर रहा था। उसकी मुट्ठी तेज रोशनी से चमक रही थी, आसपास की स्पेस को हिला रही थी। ये च्योंगमुन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है। इसमें भरी हुई ताकत कुछ पल के लिए नेसेंट सोल के अटैक के बराबर लग रही है। क्लैन हेड, च्योंगमुन रियोंग गंभीर आवाज में कहता है, फॉर्मेशंस का बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, अब सिर्फ डिटेल्स रिफाइन करनी बाकी हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सुना है आप गोल्डन ऑर्डर से जुड़ी हुई बैरियर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो आगे कहता है, गोल्डन ऑर्डर से जुड़ी फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है च्योंगमुन रियोंग, च्योंगमुन जुंगजिन शांत पर दृढ़ आवाज में कहता है, लेकिन एक क्लैन हेड का इतनी दूर आकर बिना कुछ हासिल किए वापस जाना शर्मनाक होगा। हेवनली बीइंग सीनियर्स ने यहाँ लिटरली सब कुछ साफ कर दिया है। सिर्फ कुछ टैलिस्मन्स, शराब और बेकार डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स बचे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं बैरियर एनालिसिस करने के लिए? अगर मैं वीक पॉइंट निकाल दूं तो आप वहां स्ट्राइक कर सकते हैं जहां सबसे कम नुकसान हो। ठीक है, जाओ। अच्छा, गोल्डन ऑर्डर फिर से एक्टिवेट करो और बैरियर दिखाओ। जी। बुकयांग हुआ आदेश मानते हुए दीवार को फिर से तोड़कर गोल्डन ऑर्डर एक्टिवेट करती है। करुरुम। गोल्डन ऑर्डर फिर से एक्टिवेट होता है और बैरियर सामने आ जाता है।
चियोंगमुन रियोंग ध्यान से बैरियर का एनालिसिस करता है। जब भी ऑर्डर का समय खत्म होता है, बुक यांग हुआ दोबारा गोल्डन ऑर्डर एक्टिवेट कर देती है। ऐसे ही एक पूरा दिन बीत जाता है। क्लैन हेड चियोंगमुन रियोंग आखिरकार बोलता है, यहीं स्ट्राइक कीजिए। ठीक है, नेदर क्रॉसिंग शिप के रवाना होने का वक्त भी हो रहा है। जल्दी से बैरियर के अंदर देखकर निकलते हैं। गुगुगुगु। चियोंगमुन जुंगजिन की मुट्ठी में जमा ताकत अब किसी भी पल फूट पड़ने को तैयार है। अच्छा, गोल्डन ऑर्डर फिर से एक्टिवेट करो। बुक यांग हुआ एक बार फिर गोल्डन ऑर्डर ट्रिगर करती है। पिछले कई दिनों में सर्विंग कमांड पैलेस के चारों एक्सियल पॉइंट्स पर गोल्डन ऑर्डर को बार बार एक्टिवेट करते हुए बुक यांग हुआ अब इसे बिल्कुल फ्रीली ऑन ऑफ करना सीख चुकी है। पार्ट गोल्डन ऑर्डर एक्टिवेट होता है और बैरियर फिर से प्रकट होता है। चियोंगमुन रियोंग बैरियर के एक कोने की तरफ इशारा करता है। यहाँ गोल्डन ऑर्डर के लेवल कम होने के बावजूद चियोंगमुन जुंगजिन की मुट्ठी में भरी ताकत अब भी भयंकर है, कोर फॉर्मेशन और नैसेंट सोल के बीच के स्तर की। गुगुगुगु। जैसे ही चियोंगमुन जुंगजिन अपनी मुट्ठी घुमाता है, बैरियर जोर से कांपता है और उसमें दरार पड़ने लगती है। चियोंगमुन जुंगजिन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। चियोंगमुन रियोंग, बुक यांग हुआ और मैं तीनों पूरी उम्मीद के साथ उस बैरियर की तरफ देखते रहते हैं। टैप चियोंगमुन रियांग का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। रुको क्लैन हेड, एक पल के लिए रुक जाइए। गींग। बैरियर से लाल रोशनी फैलने लगती है। कुछ ही पलों में पूरा सर्विंग कमांड पैलेस उस लाल रोशनी से ढक जाता है। जैंग। आखिरकार बैरियर टूट जाता है, लेकिन बैरियर से निकलने वाली लाल रोशनी शांत नहीं होती। ये क्या हो रहा है चियोंगमुन रियांग? तुमने तो कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चियोंगमुन जुंगजिन घबराहट में चियोंगमुन रियांग की तरफ देखता है। चियोंगमुन रियांग चेहरा बिगाड़ता हुआ जवाब देता है, नॉर्मल हालातों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लगता है किसी ने बैरियर को अंदर से जबरदस्ती मोड़ दिया है। इस सिचुएशन का मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया, मुझे माफ़ कीजिए। पहले एक एस्केप रूट सिक्योर करते हैं। चियोंगमुन जुंगजिन बैरियर से पीछे हटकर सर्विंग कमांड पैलेस की आउटर वॉल पर पंच मारता है। क्वांग। आउटर वॉल टूट जाती है और अब सिर्फ उस पर लगी प्रोहिबिशन को तोड़ना बाकी रहता है ताकि हम भाग सकें। लेकिन आउटर वॉल की प्रोहिबिशन बदल चुकी है। मैं चेहरा सिकोड़ लेता हूँ। मेरी नज़र के सामने आउटर वॉल की प्रोहिबिशन भी लाल रोशनी में रंग चुकी है, और जो बैरियर ब्रेकिंग स्क्रोल में लाया था वो इस बदली हुई प्रोहिबिशन पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। चियोंगमुन जुंगजिन का चेहरा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से टेढ़ा हो जाता है। श्राप! नेदर क्रॉसिंग शिप के रवाना होने का वक्त हो चुका है। क्या हम बाहर कोई संदेश भी नहीं भेज सकते? लेकिन मैं और चियोंगमुन रियांग सिर्फ नाम सर हिला बाते हैं। चियोंगमुन जुंगजिन सख्त चेहरे के साथ वापस उस टूटे हुए बैरियर की तरफ देखता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि अंदर क्या है। सर्विंग कमांड पैलेस के बाहर खाली आकाश में सोंगजिन, जो पास ही नेदर क्रॉसिंग शिप को एंकर करके खड़ा है, ऊपर सर्विंग कमांड पैलेस की तरफ देखता है। पूरा शहर गहरी लाल रोशनी में डूबा हुआ है। इस गोल्डन ऑर्डर का ये रिएक्शन, लगता है उन लोगों ने सर्विंग कमांड पैलेस के कंट्रोल रूम से छेड़छाड़ कर दी है। हे, तय किया हुआ वक्त लगभग खत्म हो चुका है और उनकी ताकत के साथ वो इस गोल्डन ऑर्डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या थोड़ी दया दिखाकर और इंतजार करूं या नहीं? थोड़ी देर सोचने के बाद सोंगजिन डिसाइसिवली स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। जो लोग अपनी औकात जाने बिना कंट्रोल रूम से छेड़छाड़ करते हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। मुझे अपने डिसाइपल की ट्रेनिंग देखनी चाहिए। वैसे भी अगर वो कंट्रोल रूम में घुसे हैं तो कोई ना कोई एस्केप रूट जरूर होगा, इसीलिए उनके फंस जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। कुगुगुगु। नेदर क्रॉसिंग शिप धुंध से घिरता हुआ वॉइड से निकलने लगता है। अचानक स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए सोंगजिन फिर से सर्विंग कमांड पैलेस की तरफ देखता है। लेकिन 800 साल हो गए हैं मुझे सर्विंग कमांड पैलेस में घुसे हुए। क्या एस्केप रूट्स अभी भी सलामत होंगे? ये जगह
जिस बैरियर के अंदर हम घुसे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, या फिर ज्यादा सही कहें तो ये कभी एक लाइब्रेरी थी। हाँ, इन्होंने तो सब कुछ अच्छे से छान मारा है। चोंगमुन जंगजिन खोखली सी आवाज में आसपास देखता है। लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है। बुक शेल्फ्स पर एक भी किताब नहीं बची और हर जगह धूल जमी हुई है। लगता है यही वो फॉर्मेशन है जिसने बैरियर को अंदर से मोड़ दिया था। इसी वजह से मैंने गलत एनालिसिस की। लाइब्रेरी के फ्लोर, दीवारों और छत पर खून से बनी हुई एक अजीब सी फॉर्मेशन पूरे एरिया को ढक रही है। ये डीमन फॉर्मेशन जैसी लगती है, लेकिन मुझे डीमन स्क्रिप्ट नहीं आती, इसलिए पहचानना मुश्किल है। चोंगमुन रियंग चेहरा सिकोड़कर फॉर्मेशन को देखता है। चोंगमुन जंगजिन भी गंभीर नज़र से उस फॉर्मेशन को जांचता है। लेकिन मैं उस फॉर्मेशन पर बने सिंबल्स और लिखावट को पढ़ते ही कांप उठता हूँ। क्या ये सी ड्रैगन ट्राइब का सिंबल नहीं है? मुझे तुरंत अंदाजा हो जाता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। क्या फिर से तुम ही हो सहवेल? उसका असली मकसद क्या है? जब मैं फॉर्मेशंस को देख ही रहा था, ये किस चीज़ के लिए है? चोंगमुन जंगजिन लाइब्रेरी के बीच में रखे एक छोटे से स्टैंड की तरफ इशारा करता है। वो स्टैंड? मैं भी जिज्ञासा से उस स्टैंड की तरफ देखता हूँ। स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है जो बिल्कुल उस सर्विंग कमांड सील के साइज का है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। अगर सर्विंग कमांड सील यहाँ डाला जाए तो क्या कुछ एक्टिवेट हो जाता है? चलो इस जगह की जांच करते हैं। चोंगमुन रियंग के नेतृत्व में मैं और बुक यंगह्वा स्टैंड के पास जाकर उसका इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। चोंगमुन जंगजिन गंभीर चेहरे के साथ हम पर नज़र रखता है। अचानक मेरी नज़र स्टैंड के पास एक बुक शेल्फ पर लिखी छोटी सी लिखावट पर पड़ती है। ये एंशिएंट स्क्रिप्ट है। मैं पहले सैंगजी के राज्य पुस्तकालय में स्क्रोल्स पढ़ते वक्त पुरानी भाषाओं का अध्ययन कर चुका हूँ, इसीलिए बिना मुश्किल के इस लिखावट को पहचान लेता हूँ। उस पर लिखा था, लाश खाने वाले कीड़ों के लिए असेंशन ब्लेसिंग तैयार करने की क्या ज़रूरत है, ताकि वो और अच्छे से हाई क्वालिटी लाशों पर दावत उड़ा सके। ... क्या कीड़ों का मतलब सही है? ये एक पुराना शब्द था जिसका मतलब कुछ ऐसा होता है, लाश खाने वाले कीड़े, इसीलिए मैंने इसे मैगेट समझा। ये लाश खाने वाले कीड़े, क्या ये उन लोगों का रूपक है जो असेंशन की तैयारी कर रहे हैं? ये अल्फाज किसने लिखे और किस इरादे से? मैं उस लिखावट के आसपास कोई मैकेनिज्म या फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार मैं उसे छोड़ देता हूँ। तभी एरिया की जांच करते हुए मुझे मिल गया। यहाँ है। चोंगमुन रियंग और बुक यंगह्वा लगभग एक ही साथ चीखते हैं। चोंगमुन रियंग छत का इंस्पेक्शन कर रहा था, जबकि बुक यंगह्वा स्टैंड के नीचे का फ्लोर तोड़कर सर्किट्स मैनिपुलेट कर रही थीं। वोंग। उसी पल छत और फ्लोर पर दो सफ़ेद फॉर्मेशंस उभर आते हैं। ये तो टेलीपोर्टेशन अरे! चोंगमुन जंगजिन और मैं लगभग एक साथ मुरमुरा उठते हैं फॉर्मेशन को देखते हुए। मतलब यहाँ एस्केप रूट था। चोंगमुन जंगजिन के चेहरे पर रिलीफ साफ दिखने लगता है, लेकिन चोंगमुन रियोंग अभी भी सावधान रहता है। हमें नहीं पता ये टेलीपोर्टेशन अरे हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या हमारे पास कोई और चॉइस है? चोंगमुन रियोंग कुछ पल चुप रहता है, फिर गंभीर आवाज में बोलता है, चाहे हम इस टेलीपोर्टेशन अरे का यूज़ करें, तुम जानते हो ना कि हमें स्पेशल प्रेशर झेलना पड़ेगा, और हमारे पास उस प्रेशर को सहने के लिए कोई टैलिस्मैन या एड नहीं है। उसकी बात बिल्कुल सही है। स्पेस को डायरेक्टली क्रॉस करना मतलब आउटर स्पेस के एक्सट्रीम प्रेशर को सीधा झेलना। इसी वजह से सिर्फ हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स ही एसेंशन गेट को चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। हायर रेल्म से जुड़ने वाले गेट के अंदर का स्पेशल प्रेशर वही झेल सकते हैं। चोंगमुन जंगजिन जवाब देता है, मैं चोंगमुन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मैं स्पेशल प्रेशर को झेल सकता हूँ। चोंगमुन रियोंग आसपास देखता हुआ बोलता है, लेकिन ची बिल्डिंग कल्टिवेटर्स के लिए ये प्रेशर झेलना नामुमकिन है।
ये सच है, लेकिन मैं अपनी टेक्निक से एक वक्त में एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और टेलीपोर्टेशन अरे का यूज़ कर सकता हूँ। चोंगमुन जंगजिन हम सब की तरफ देखकर बोलता है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। क्लैन हेड होने के नाते सबको बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक एक करके लोगों को टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर ले जाऊंगा और फिर वापस आकर दूसरे को ले जाऊंगा। अगर मैं हर किसी को अलग अलग ले जाऊं तो हम सब बच सकते हैं। उसकी बात सुनकर चोंगमुन रियोंग का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन क्लैन हेड, ऐसा करने से आप खुद जख्मी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, लालच में आकर बैरियर के अंदर जाना मेरी गलती थी, तो जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी चाहिए। मैं सबसे पहले तुम्हें ले जाऊंगा चोंगमुन रियोंग। फिर वो मेरी और बुक ह्यांगहुआ की तरफ इशारा करता है। चोंगमुन रियोंग को छोड़कर आने के बाद मैं तुम दोनों के लिए वापस आऊंगा। तुम यहीं इंतजार करो। मैं समझ गया। जी। शायद रिश्तेदारी की वजह से चोंगमुन जंगजिन पहले चोंगमुन रियोंग को ले जाने का फैसला करता है। ये लॉजिकल भी था और उसने साफ दिखाया कि वो हमें छोड़ने का इरादा नहीं रखता, इसलिए हम बिना हिचकिचाहट मान जाते हैं। चलो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। चोंगमुन जंगजिन अपनी कोर फॉर्मेशन पावर से चोंगमुन रियोंग को प्रोटेक्ट करता हुआ नीचे बने टेलीपोर्टेशन अरे में कूद जाता है। पाठ फॉर्मेशन चमक उठता है और दोनों को निगल लेता है। लगता है वो सफलता से टेलीपोर्ट हो गए। बस दुआ है कि वो किसी खतरनाक जगह पर ना पहुंचे। उसी पल टेलीपोर्टेशन अरे जिसका यूज चोंगमुन जंगजिन ने किया था, धीरे धीरे फेड होकर बुझ जाता है। बुक ह्यांगहुआ घबरा कर स्टटर करती है फॉर्मेशन को देखते हुए। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। मैं टेलीपोर्टेशन अरे को जांचता हूँ और तुरंत समझ जाता हूँ। श्राप, ये रिचार्जेबल टेलीपोर्टेशन अरे है। आमतौर पर ये सर्विंग कमांड पैलेस से पावर लेता है, लेकिन एक बार यूज होने के बाद इसे रिचार्ज होने के लिए वक्त चाहिए होता है। लगता है जल्दी में चोंगमुन रियोंग ने ये बात मिस कर दी। मैं ये सब बुक ह्यांगहुआ को समझाता हूँ। वो बेचैन नज़रों से बैरियर के बाहर देख रही होती है। क्या इसे रिचार्ज होने में ज़्यादा वक्त लगेगा? बैरियर के बाहर से लाल रोशनी धीरे धीरे हमारे एरिया की तरफ बढ़ रही है। मैं होंठ काटकर हाँ में सर हिला देता हूँ। बुक ह्यांगहुआ बिल्कुल सफ़ेद चेहरे के साथ बोलती है, इस हिसाब से जैसे ही लाल रोशनी पूरे सर्विंग कमांड पैलेस को भर देगी, शायद कोई और ज़्यादा खतरनाक गोल्डन ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। ऐसे ऑर्डर्स अक्सर जानलेवा मैकेनिज्म्स रखते हैं। क्या सच में कोई तरीका नहीं है? मैं दांत भींचकर छत पर बने टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ देखता हूँ। साफ था कि जो टेलीपोर्टेशन अरे चोंगमुन रियोंग और चोंगमुन जंगजिन ने यूज़ किया, वो इस वाले के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जाता है। लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मिस बुक, एक तरीका है। क्या? कौन सा? लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि ये तरीका तुम चोंगमुन क्लैन को नहीं बताओगी। जी? अच्छा, मतलब ये आपका सीक्रेट है। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वोंग, मैं अपने हाथ में फॉर्मलेस स्वॉर्ड पकड़ लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए माफ़ कीजिए। मैं एक हाथ से उसे अपनी तरफ खींचता हूँ और फॉर्मलेस स्वॉर्ड के अंदर हम दोनों को लपेट लेता हूँ। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड से स्पेशल प्रेशर को ब्लॉक करूँगा। बैरियर के बाहर से लाल रोशनी हमारी तरफ बढ़ रही है। मैं एक पल बाहर झांकता हूँ, फिर छत के टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ देखता हूँ। चलो अब। रुको, तुम बहुत पास आ रहे हो। पाट फॉर्मलेस स्वॉर्ड के अंदर लपेटे हुए मैं बुक ह्यांगहुआ के साथ टेलीपोर्टेशन अरे की रोशनी में कूद जाता हूँ। चैप्टर 101 लोटस 9। एक भयंकर प्रेशर फॉर्मलेस स्वॉर्ड को जोर से दबा देता है। अनगिनत रंग और रोशनी की लकीरें हमारे पास से तेज रफ्तार में गुजर जाती हैं। मैं दांत भींच लेता हूँ और बर्दाश्त करता हूँ और ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल फोर्स निकालकर फॉर्मलेस स्वॉर्ड में डालने लगता हूँ। पता नहीं कितनी देर तक मैं जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए फॉर्मलेस स्वॉर्ड को संभाले रहा। फ्लैश! अचानक फॉर्मलेस स्वॉर्ड पर से प्रेशर गायब हो जाता है और मुझे एहसास होता है कि मैं एक टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर हूँ। यहाँ की हवा सर्विंग कमांड पैलेस से बिल्कुल अलग है।
हमारे नीचे का टेलीपोर्टेशन एरे धीरे धीरे बुझ जाता है। लगता है ये टेलीपोर्टेशन एरे भी आसपास के ड्रैगन वेन से एनर्जी खींचकर काम करता है। ये जगह कहाँ है? मैं अभी आसपास का जायजा ले ही रहा होता हूँ कि रिगल रिगल, अरे माफ कीजिएगा मिस, मैं बुक ह्यांग हुआ को छोड़ देता हूँ जो मेरी बाहों में थोड़ी सी हिल रही थी। फ्यू, अच्छा हुआ हम सेफली निकल आए। शायद मेरी बाहों में काफी देर रहने की वजह से या फिर स्पेशल मूवमेंट के प्रेशर से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वैसे मिस, आपका चेहरा अभी भी लाल है, कहीं तबीयत तो खराब नहीं? मैं एक फिजिशियन भी हूँ, पल्स चेक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो चीज क्या थी? कुछ ट्रांसपेरेंट सा हम दोनों को कवर कर रहा था। वो तो मैं बात बदलने ही वाला होता हूँ कि देखता हूँ उसका चेहरा अभी भी लाल है। वैसे मिस, आपका चेहरा अभी भी लाल है, कहीं तबीयत तो खराब नहीं? मैं एक फिजिशियन भी हूँ, पल्स चेक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो चीज क्या थी? कुछ ट्रांसपेरेंट सा हम दोनों को कवर कर रहा था। बुक ह्यांगहुआ, जो आमतौर पर शांत रहती है, इस बार काफी इमोशनल हो जाती है। शायद इतने सारे अचानक हादसों की वजह से थक गई है। मैं फॉर्मलेस सॉर्ड का एक्सप्लेनेशन अवॉइड करने का फैसला करता हूँ। पहले हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ हैं। हम एक गुफा के अंदर हैं। गुफा का स्ट्रक्चर देखकर लगता है जैसे चारों तरफ रास्ते हों, बिल्कुल मेज जैसे। नहीं, टॉपिक मत बदलिए। वो चीज क्या थी? उसमें क्लियरली कोर फॉर्मेशन का पावर था। मिस, पहले इस गुफा से बाहर निकलते हैं, फिर मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। आखिरकार बुक ह्यांगहुआ थोड़ी शांत होती है और सर हिला देती है। हम दोनों गुफा का सर्वे करते हैं, बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन मेज जैसे मोड़ों की वजह से हम जिस भी रास्ते से जाते हैं वापस टेलीपोर्टेशन एरे वाली जगह पर ही आ जाते हैं। ये गुफा एक फॉर्मेशन लगती है, बिल्कुल, लेकिन ये आर्टिफिशियली बनाई हुई नहीं लगती है ना? मैं मेज को देखते हुए सोचता हूँ। लगता है ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है। कभी कभी पेड़ों का अरेंजमेंट, गुफा का शेप या टेरेन खुद ही एक फॉर्मेशन बना देता है। ह्यूमन मेड फॉर्मेशंस रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, इसलिए उन्हें समझकर तोड़ा जा सकता है। लेकिन नेचुरल फॉर्मेशंस नेचर के लॉजिक पर चलती हैं, इंसानी समझ से परे। इसी वजह से उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे अर्थ एट्रीब्यूट टेक्निक्स आती हैं। क्यों ना हम अर्थ टनलिंग से बाहर निकल जाएं? मुझे भी अर्थ एट्रीब्यूट टेक्निक्स आती हैं। साथ में ट्राई करते हैं। हम दोनों हाथ के मुद्रा बनाते हैं और गुफा की दीवार पर अर्थ टनलिंग स्पेल यूज करते हैं। गुगुगुगुगु, लेकिन गुक गुगुगुगु। रुकिए, अर्थ टनलिंग बिल्कुल काम नहीं करती। बुक ह्यांगहुआ कुछ समझ जाती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। ये पत्थर स्ट्रेंज अब्जॉर्बिंग रॉक है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने के बाद उसे डिस्टॉर्ट और डिस्पर्स कर देता है, इसलिए स्पेल्स बेकार हो जाते हैं। मैं चुपचाप गहरी सांस लेता हूँ। फ्यू, कोई और रास्ता नहीं बचता। लगता है मुझे वो तरीका फिर से यूज करना पड़ेगा। मजबूरी है। मिस, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप फिर से वही चीज यूज करने वाले हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो 2 कदम पीछे जाकर नोटबुक और ब्रश निकाल लेती है। और ये सब क्यों निकाल रही हो? मैंने बताया था ना कि मैं कल्टिवेटर सीओ के लिए बेस्ट मैजिक आर्टिफैक्ट बनाना चाहती हूँ। मैं जितना आपको समझूंगी उतना ही परफेक्ट आर्टिफैक्ट बना पाऊंगी। अभी भी गिव अप नहीं किया? ओह, गिव अप क्या होता है? मैं हल्की सी सांस भरता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था, प्लीज इस बात को चंगमुन क्लैन से सीक्रेट रखिएगा, समझी? मैंने पहले ही कसम खा ली है। फिर गुगुगुगुगु, मैं हवा को पकड़ लेता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस गैंग की के साथ मिलकर फॉर्मलेस सॉर्ड का रूप ले लेती है। कॉन्शियसनेस डोमेन। बुक ह्यांगहुआ गौर से ऑब्जर्व करती है और नोटबुक में लिखती रहती है। क्रैश बैम, क्रैश बैम। फॉर्मलेस सॉर्ड चलाने से पहले मैं गुफा की दीवार पर इंटरनल एनर्जी का ब्लास्ट भेजता हूँ, चेक करने के लिए कि क्या इंटरनल एनर्जी स्ट्रेंज अब्जॉर्बिंग रॉक को पेनिट्रेट कर सकती है। स्ट्रेंज अब्जॉर्बिंग रॉक सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, इंटरनल एनर्जी को नहीं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इम्प्योर होती है। काम कर रहा है, फिर इसका मतलब ये काफी है। गुगुगुगुगु। मोमेंटम बढ़ाते हुए मैं फॉर्मलेस सॉर्ड पकड़कर ऊपर की तरफ वार करता हूँ। सेवरिंग माउंटेन सॉर्ड्समैनशिप, असेंडिंग वेन। क्वाक ग्वाक ग्वाक ग्वांग। फॉर्मलेस सॉर्ड ऊपर की तरफ उड़ता है और गुफा की छत को तोड़ देता है। एक बड़ा सा होल बन जाता है जहाँ से तारों से भरा रात का आसमान दिख रहा होता है। फ्यू, हो गया। मैं बुक ह्यांगहुआ की तरफ मुड़ता हूँ। वो अभी भी बिना हिले नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। मिस बुक?
समझ गई। वो थोड़ी थकी हुई, हार मान चुकी सी एक्सप्रेशन के साथ सर हिला देती है। तो आप कोर फॉर्मेशन सीनियर हैं, इतनी पावर के साथ, इसमें कोई शक नहीं। क्यू बिल्डिंग स्टेज का नाटक करते हुए असल में कोर फॉर्मेशन सीनियर, इसीलिए मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स आपको इम्प्रेस नहीं कर पाए। आप जैसे सीनियर जो डान फायर से रिफाइन की हुई धर्मा ट्रेजर यूज करने चाहिए, उनके सामने मेरा मैजिक आर्टिफैक्ट तो बहुत ही कमजोर था। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं कोर फॉर्मेशन में नहीं हूँ। सच में मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। अगर भरोसा नहीं होता मेरी स्पिरिचुअल पावर फील कर लीजिए। मैं सच में कोर फॉर्मेशन में नहीं हूँ। बस ये समझ लीजिए कि मैंने एक यूनिक कोर फॉर्मेशन लेवल टेक्निक मास्टर कर ली है। आप इतना जिद करके कह रहे हैं तो शायद सच में कोर फॉर्मेशन नहीं हो। वो हल्की सी सांस भरती है। चलिए बाहर जाकर और बात करते हैं। हाँ चलते हैं। बुक ह्यांगवा अपने सामान में से एक पत्ती जैसा फ्लाइंग आर्टिफैक्ट निकालकर जमीन पर फेंक देती है। स्पिरिचुअल पावर मिलते ही वो बड़ा हो जाता है, इतना कि हम दोनों उस पर बैठ सके। हम दोनों उस पर चढ़कर होल से बाहर निकल जाते हैं। हुश! समुद्र की हवा मेरी नाक को चुभने लगती है। ये जगह, मैं आसपास देखता हूँ, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। जिस गुफा से हम निकले हैं वो एक छोटे से आइलैंड पर है जो समुद्र के बीच मेज जैसा बना हुआ है। मैं तारों की मदद से अपनी लोकेशन कंफर्म करता हूँ। हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट के वेस्ट में है। शेंगजी के वेस्ट उस बड़े माउंटेन रेंज के आगे जहाँ पहले गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट था। लगता है हम काफी दूर वेस्टर्न वाटर्स में आ गए हैं। नहीं, थोड़ा सा साउथ वेस्ट। मैं स्टार्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एस्टिमेट करता हूँ। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ कुछ हफ्तों तक उड़ान भरे तो वो बड़ा माउंटेन रेंज दिखेगा जहाँ गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट था। फॉर्चुनेटली लगता नहीं है कि हम किसी बिल्कुल अननोन जगह आ गिरे हैं। लगता है चोंगमुन रियोंग और चोंगमुन जुंगजिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर गए, फार ईस्ट की तरफ, शायद हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट के ईस्ट वाले स्टेट्स में। अगर मैं वहां गिरता जहां मैं कभी गया ही नहीं तो काफी मुश्किल हो जाती। मैं रिलीफ की सांस लेता हूं और बुक ह्यांगवा की तरफ देखता हूं। हम लकी हैं मिस बुक, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो मुझे जानी पहचानी लगती है। ये जगह शेंगजी की ग्रेट माउंटेन रेंज के परे फार वेस्ट का एक आर्किपेलागो लग रहा है। लेकिन बुक ह्यांगवा कुछ कहना चाहती है। उसके चेहरे पर एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन है। मिस बुक, मैंने डिसाइड कर लिया है, वो अपनी मुट्ठियां भींच कर कहती है। चाहे कल्टिवेटर से हो, कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर ही क्यों ना हो, मैं आपके लिए कोर फॉर्मेशन के लायक एक धर्मा ट्रेजर बनाकर रहूंगी। नहीं, मैं कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर नहीं हूं, और तो फिर मैं एक अल्टीमेट मैजिक आर्टिफैक्ट बनाऊंगी। ऐसा आर्टिफैक्ट जो की बिल्डिंग स्टेज पर यूज हो सके, और जब आप कोर फॉर्मेशन पहुंच जाओ तो उसे दान फायर से रिफाइन करके धर्मा ट्रेजर बनाया जा सके। अब मुझे क्लियरली समझ आ गया है। एक ऐसा मैजिक आर्टिफैक्ट बनाना जिसे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर भी ललचा जाए, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। मुझे मत रोकिए। मैं हल्की सी सांस भरता हूँ। लगता है अब मुझे उसे क्लियरली दिखाना पड़ेगा कि मुझे सच में मैजिक आर्टिफैक्ट की ज़रूरत ही नहीं। बस देखती रहिए मिस बुक। घुघु घुघु। मैं दोबारा फॉर्मलेस स्वॉर्ड को पकड़ता हूँ और फिर समुद्र की तरफ एक जोरदार स्विंग करता हूँ। रात की समुद्र में तूफान सा उठ पड़ता है। पानी दो हिस्सों में कट जाता है। बड़े बड़े लहरों का तूफान मच जाता है। मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड से सिर्फ आने वाली लहरों को ही नहीं बल्कि हर एक बूंद को भी डिफ्लेक्ट कर देता हूँ। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मुझे सच में किसी मैजिक आर्टिफैक्ट की ज़रूरत नहीं। ये फॉर्मलेस स्वॉर्ड किसी भी मैजिक आर्टिफैक्ट या धर्मा ट्रेजर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये फ्रीली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जब तक मेरी कैपेबिलिटी सपोर्ट करती है तब तक इसका पावर एंडलेसली बढ़ता रहता है। इसकी शार्पनेस बयान करना मुश्किल है। आपने खुद देखा, ये समुद्र को चीर सकती है, पहाड़ों को गिरा सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जैसे मेरी कॉन्शियसनेस ग्रो करती है ये भी मेरे साथ ग्रो करती है, बिल्कुल मेरे बॉडी का ही एक हिस्सा जैसे। इसके सामने एक्सटर्नल चीज़ें, मैजिक आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल बेकार लगती हैं। आई सी, वो सिर हिलाकर कहती है। समझाने के लिए शुक्रिया, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। मैं गहरी सांस भरता हूँ।
लगता है वो अभी भी गिव अप करने वाली नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। प्लीज़ बताइए। उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आग जल उठती है। पहली कंडीशन, मैजिक आर्टिफैक्ट ऐसे मटेरियल से बन सके जो इजीली मिल जाए। दूसरी, उसका बनाने का डिफ़िकल्टी लेवल इतना हो कि मैं फ्यूचर में खुद भी बना सकूं। तीसरी, वो मैजिक आर्टिफैक्ट फॉर्मलेस स्वॉर्ड की लिमिटलेस ट्रांसफॉर्मेशंस को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करे। शायद इससे वो गिव अप कर दे। नॉर्मल मटेरियल से पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्ट बनाना मतलब काउंटलेस सर्किट्स एनग्रेव करने पड़ेंगे, पर लो डिफ़िकल्टी के लिए सर्किट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकते, और फिर भी फॉर्मलेस स्वॉर्ड जैसी वर्सेटैलिटी कैप्चर करनी होगी। सच कहूँ तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं। प्रोडक्शन कंडीशंस काफ़ी डिमांडिंग है। मैंने पहले ही कहा था, मुझे मैजिक आर्टिफैक्ट की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं ट्राई करूँगी। सच में ट्राई करेंगी? ठीक है, जैसे आप चाहें। उसके डिटर्मिनेशन के आगे मैं चुप हो जाता हूँ। तो फिर वापस चलें? मुझे कुछ याद आया। वो वेस्ट की तरफ इशारा करती है। आपने कहा था ना ये शेंगजी के माउंटेन रेंज के परे का आर्किपेलागो है? हाँ, पर? तो अगर हम और वेस्ट जाएं तो एक जगह आती है, वर्ल्ड्स एंड। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? वर्ल्ड्स एंड? हाँ, बचपन की फेरी टेल्स याद है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहते हैं हर डायरेक्शन के एंड पर वर्ल्ड्स एंड होता है। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ से समुद्र का पानी नीचे क्यों नहीं गिरता। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देखना चाहिए ना? मैं ऑकवर्ड सा हंस देता हूँ। इतने सालों से कल्टिवेशन वर्ल्ड में जीते जीते मैं भूल ही गया था। इस दुनिया का कॉमन नॉलेज अभी मिडीवल लेवल का है। वर्ल्ड्स एंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं कैसे समझाऊं कि दुनिया गोल होती है? फिर मैं सोचता हूँ, समझाना ज़रूरी भी नहीं। अगर चोंगमुन रियोंग और चोंगमुन जुंगजिन ईस्ट में गिरे हैं तो वेस्ट जाने से शायद उनके करीब पहुंच जाएं। ठीक है, थोड़ा और वेस्ट चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेजेंडरी वर्ल्ड्स एंड देखने के लिए। हाँ, मैं भी। बुक यांगबा एक वाइट बोट शेप्ड फ्लाइंग आर्टिफैक्ट निकालती है। ये आर्टिफैक्ट मैंने बनाया है तो कंट्रोल्स मैं संभालूंगी। कल्टिवेटर स्योर, आप प्योर स्पिरिचुअल फोर्स इन्फ्यूज कर देना। समझा। बोट वेस्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। 3 दिन बाद। ये क्या है? वाह! तो ये है वर्ल्ड्स एंड। क्या सच में? मेरा दिमाग घूमने लगता है। इधर देखिए कल्टिवेटर्स योर। सॉरी मिस बुक, थोड़ा डिजी फील हो रहा है। फ्लाइंग से एयर सिकनेस? नहीं, बस थकान। कुछ तो गलत है। ये दुनिया, लगता है जैसे आसमान मेरे पैरों के नीचे हो। मैं उस डायरेक्शन में देखता हूँ जहाँ बुक यांगवा देख रही है। वर्ल्ड्स एंड। समुद्र और जमीन जैसे अचानक खत्म हो जाते हैं और उसके आगे सिर्फ नीला आसमान, नीचे की तरफ। शाम होते ही सितारे नीचे से उगते हुए लगते हैं। ये क्या मतलब है? ये दुनिया गोल नहीं है, ये दुनिया फ्लैट है, एक सर्कुलर प्लेट जैसे, और यहाँ आके अचानक खत्म हो जाती है। सच में वर्ल्ड्स एंड है। मैंने भी पहली बार देखा है। मोस्ट लोग अपनी पूरी जिंदगी कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही बिता देते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। जब मैं खाली जगह को छूने की कोशिश करता हूँ, थट थट, एक ट्रांसपेरेंट बैरियर मुझे रोक लेता है। इसे फेरी टेल्स में वर्ल्ड शील्ड फोर्स कहते हैं। ये दुनिया को एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करता है और पानी को नीचे गिरने से रोकता है। मैं फेरी टेल्स को हमेशा सुपरस्टिशन समझकर इग्नोर करता रहा हूँ। थट थट थट, मैं बैरियर को और टैप करता हूँ। मिस बुक, क्या ये वर्ल्ड शील्ड फोर्स पूरी दुनिया को कवर करता है? हाँ, आपने फेरी टेल्स नहीं पढ़ी? समझा। मेरा दिमाग एक अजीब सी फीलिंग से भर जाता है। एक फ्लैट दुनिया और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बैरियर, बिल्कुल जैसे एक एक्वेरियम। तो ये दुनिया असल में है क्या?